तो ये क्वेश्चन में हुआ क्या, ये समझिएगा। हुआ क्या था, ये दिन था 31 दिसंबर, और वो ईस्वी था 1916। हुआ क्या था कि अंग्रेज ने तो हिंदू और मुस्लिम के बीच फूट डाल ही दिया था, है ना। तो हुआ क्या इसमें, जब ऐसा चल गया था तो 31 दिसंबर 1916 ईस्वी को लखनऊ में एक मीटिंग की गई। उसका नाम रखा गया लखनऊ पैक्ट। उसमें क्या हुआ था, आईएनसी यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, और उधर से थे मुस्लिम लीग, ठीक है, मुस्लिम लीग, इन दोनों ने मिलकर एक मीटिंग ही कह सकते हो इसको, इन्होंने रखा, जिसमें कि भारत में हिंदू मुस्लिम के रिलेशन को लेकर ये उनका जो संबंध है उसका प्रावधान के बारे में बात की गई उसके अंदर। तो इसका जो निर्माता थे लखनऊ पैक्ट के, ये किसको किसको जाता है, निर्माता बोला जाता है बाल गंगाधर तिलक को, बीजी तिलक को, और दूसरा है मोहम्मद अली जिन्ना को, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना को। तो इसमें क्या हुआ था, मुस्लिम और हिंदू जो समुदाय उनके संबंध के प्रावधान के बारे में इसमें बात की गई थी, और ये कब हुआ था, 1916 ईस्वी में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये देखिए 3 बार से ज़्यादा आ चुका है। तो ऐसे क्वेश्चन हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आगे देखते हैं क्या क्या है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू परफेक्ट पुस्तक। दोस्तों आज वेडनेसडे यानी बुधवार, और हम फिर से हाजिर हैं आप लोग के सामने किए गए वादे के मुताबिक सेट नंबर 50 लेकर। फिर से वही क्वेश्चन उठाएंगे जो एग्जामिनेशन में 3 बार उससे ज़्यादा टाइम पूछा जा चुका है। तो सेट नंबर 49 इसके पहले हुआ था, कोई सेट छूट चुका है कोई बात नहीं, या आप पहली बार आए हो वीडियो पे तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, पहले लाइन पे आपको पूरा सेट का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप एक सेट देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी एग्जामिनेशन से वहाँ जहाँ जीके जीएस पूछा जाता है सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो बिल्कुल स्किप मत कीजिए, एक एक क्वेश्चन को एंजॉय कीजिए और पढ़ते हैं। चलिए, हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है जिसका आईडी ये है, और आप जाके प्ले उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे, बहुत हो गई बातें। भारतीय संविधान में प्रस्तावना शब्द कब जोड़ा गया था, प्रस्तावना में समाजवाद शब्द कब जोड़ा गया, यानी हमारे जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें समाजवाद शब्द को कब जोड़ा गया था, 1976, 1954, 1948, 1959, 79 सॉरी 79 में कब जोड़ा गया था। देखो हुआ क्या था, संविधान का जो 42वां संशोधन हुआ था 1976 में, इसमें 3 शब्द को जोड़ा गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन में आपका जो 42वां संशोधन है ना, इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, और एसएससी धमाकेदार क्वेश्चन करते रहता है इससे, है ना। तो जो संविधान का 42वां संशोधन हुआ 1976 ईस्वी में, उसमें 3 शब्दों को जोड़ा गया। एक तो समाजवाद जोड़ा गया, कहेंगे समाजवादी भी मिलता है। दूसरा इसमें अखंडता जोड़ा गया, अखंडता, और तीसरा धर्मनिरपेक्ष की बात की गई, धर्मनिरपेक्ष की बात की गई। तो समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये जो 3 शब्द है ना, ये संविधान के 42वें संशोधन में जोड़े गए, और ये कब हुआ, 1976 ईस्वी में हुआ था। अब आते क्वेश्चन का आंसर आपको मिल चुका है कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना में, जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें ये जो शब्द है समाजवाद और कब जोड़ा गया था, तो 1976 में। यह संविधान का कौन सा ये अमेंडमेंट था, संशोधन था, वो था 42वां। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कई दफ़ा एग्जाम में देखा गया है, 9, 7, 8 या 5, या फिर ऐसा भी कर देता है कि 4 स्टेट का नाम दे दिया और बता दिया इनमें से कौन सा ऐसा स्टेट है जिससे कर्क रेखा नहीं गुजरती है। दोस्तों मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरा वीडियो देखिए तो कॉपी पेन लेके ज़रूर बैठा कीजिए। हम ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स बताते हैं, परीक्षा उपयोगी होते हैं, जो एग्जामिनेशन में आपको बहुत मदद करेगा। आते कर्क रेखा के बारे में जानते हैं। कर्क रेखा क्या है, देखो ये हमारा ग्लोब है, इस पे क्या है, यहाँ से पश्चिम से पूरब की ओर खींचा गया एक काल्पनिक रेखा है जो भारत के 8 राज्यों से गुजरता है। क्या मैंने बोला, ग्लोब पे पश्चिम से पूरब की ओर खींचा गया एक काल्पनिक रेखा है जो कि एक भारत के 8 राज्यों से गुजरता है। वो 8 राज्य कौन कौन से, वो नोट डाउन कीजिएगा। वो राज्य हैं राजस्थान, राजस्थान, दूसरा है छत्तीसगढ़, तीसरा है झारखंड, चौथा है गुजरात, पांचवा है वेस्ट बंगाल, छठा है मिजोरम, सातवां है त्रिपुरा, और आठवां है एमपी, मध्य प्रदेश। ये 8 राज्य ऐसे हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। क्वेश्चन कई बार आ गया कि 4 ऑप्शन दे दिया गया राज्य के नाम, उसमें से इनमें से 3 रहेंगे और एक इससे बाहर से रहेंगे, और बोल देगा कौन सा स्टेट है जहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप उम्मीद करता हूँ आप लिख लिए होंगे। और दूसरी बात, अगर आपको जवाब पता हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा कीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो गया, सी। आप ये ज़रूर लिखा कीजिए, नहीं कमेंट में लिखते तो कम से कम पेज पे ज़रूर लिखा कीजिए। कमेंट पे लिखने में चलो टाइम जाता है, बहुत कुछ होता है, आप पेज पे लिख सकते हैं फटाफट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों हमारा जो सेट है, हमने क्या बोला, हमारा वो सेट है जो एग्जामिनेशन में 3 बार से ज़्यादा पूछा गया है, 10 बार भी जो क्वेश्चंस आए उनको उठाया गया है। एक सेट में 25 क्वेश्चंस होते हैं। हम वीडियो को 3 दिन लाते हैं, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, यानी सोमवार, बुधवार, शुक्रवार। टाइमिंग होता है रात के 8:30 बजे। अगर आज आप देख रहे हैं वीडियो, अगला वीडियो आपको फ्राइडे को मिलने वाला है, उसके बाद फिर मंडे को मिलने वाला है।
अगर ऐसा वीडियो आपको चाहिए होगा तो आप वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा और भी पढ़ लीजिएगा, अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं किया हो तो। और वीडियो अच्छा लगे तो डेफिनेटली वीडियो को प्यार दीजिएगा, जो कि है लाइक कीजिएगा। लाइक टारगेट हमने बहुत कम रखा है, सिर्फ 20 लाइक का टारगेट हमने रखा है कि अगर इतने भी आप लोग प्यार देते हो तो मुझे समझ में आएगा कि आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है। चलो आगे आते हैं। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले हुआ था? वैदिक लोगों द्वारा, वैदिक काल कौन सा था भाई? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व जो था वो वैदिक काल था। इसमें से किस धातु का प्रयोग सबसे पहले हुआ था? सीसा, कांसा, पीतल और तांबा। सही जवाब है मेरे भाई डी, तांबा का प्रयोग सबसे पहले हुआ था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये नेशनल इनकम से क्वेश्चन उठाया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय आय के लिए सर्वाधिक योगदान किसका है? सेवा क्षेत्र है, शराब है, आयकर है, बिक्री कर है। तो क्या क्या है? सेवा, शराब, आयकर और बिक्री, इन चारों में से राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम में सबसे ज़्यादा योगदान किसका होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। एसएससी सीजीएल ऐसे अटपटे क्वेश्चन पूछता है अक्सर, है ना। तो सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे ज़्यादा होता है नेशनल इनकम में। जो सैलरीड पर्सन है, जिनको सैलरी मिलती, कहा जाता है कि लगभग 40% जो है, जो राष्ट्रीय आय आती है, सिर्फ उनसे ही आता है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, सीजीएल भी पूछा है। तो वो है सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन सीएसओ जो है वो राष्ट्रीय आय का आकलन करता है। इसको बोलते हैं सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, सीएसओ। हिंदी में बोला है तो केंद्रीय सांख्यिकी विभाग। चलो अगला क्वेश्चन है, पद्मावत पुस्तक के लेखक कौन थे? पद्मावत पुस्तक के लेखक कौन थे? जलालुद्दीन खिलजी, मलिक कफूर, रतन सिंह, मलिक मोहम्मद जैसी। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में देखा गया, तो डी इसका राइट आंसर है, मलिक मोहम्मद जैसी। आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, एसआई का कर रहे हैं, पीसीएस का कर रहे हैं, रेलवे कर रहे हैं, एसएससी कर रहे हैं, आप किसकी तैयारी कर रहे हैं, आप ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एफिल टावर कहाँ पे है? एफिल टावर कहाँ पर है? लंदन है, पेरिस है, न्यूयॉर्क है, शिकागो है। तो एफिल टावर फ्रांस में है, लेकिन फ्रांस में कहाँ कि वहाँ की राजधानी पेरिस में है। बी इसका राइट आंसर हो गया, पेरिस में है एफिल टावर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एंटीजन की खोज किसने की थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एंटीजन की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर, नो। विलियम हार्वे, नो। फिलिप लेविने ना, लैंड स्टीनर ने किया था। डी इसका राइट आंसर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में बजट कौन पेश करता है? अच्छा जी, तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, यूएनओ उसको बोलते हैं इंग्लिश में, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस। इसमें बजट कौन पेश करता है? महाअध्यक्ष, महासचिव, अध्यक्ष, या इनमें से कोई नहीं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में जो बजट पेश करता है वो महासचिव करता है। बी इसका राइट आंसर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। डायनामाइट का आविष्कारक कौन है? डायनामाइट ये बहुत ही बड़ा एक्सप्लोसिव है, यानी विस्फोटक है, जिसका आविष्कार किसने किया? अल्फ्रेड नोबेल, रॉबर्ट नोबेल, ऑटो हॉर्न और आइंस्टीन। तो डायनामाइट का आविष्कार हुआ था 1867 ईस्वी में और किया है अल्फ्रेड नोबेल। ए इसका राइट आंसर है। दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा, मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो गुड बताइएगा, बहुत अच्छा लगा तो वेरी गुड बताइएगा, या नाइस लिखिएगा। कोई कमी लगी तो पुअर लिखिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइए क्या कमी थी। कोशिश रहेगी कि अगले वीडियो में उस पर हम कोशिश ज़रूर करें, है ना। और अगर अच्छा लगे, आपको वाकई अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं ये नहीं कहता आप सब्सक्राइब करो, दोस्तों के पास जाओ, पूरा फैलाओ, नहीं। लाइक आप जितने ही लोग देख रहे हैं उसमें से अगर 10% लोग भी लाइक करें ना, तो मुझे खुशी मिलेगी कि हाँ चलो अच्छा जा रहा है ना। तो इस बार का जो मैं लाइक का टारगेट रखा हूँ 20 से 25 टारगेट रखा है ओनली। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ एक लाइक, छोटा सा लाइक ज़रूर डाल देना। आपको कोई कॉस्ट नहीं लगेगा, लेकिन आप अपने भाई को ना काफ़ी मोटिवेट कर दोगे, है ना। चलो, वैसे कुछ लोग लाइक करते भी हैं, मैं उनका थैंकफुल हूँ, आभार हूँ। चलो, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? इंग्लिश में बोले तो कंप्यूटर लिटरेसी डे। तो कंप्यूटर लिटरेसी डे जो मनाया जाता है 3 नवंबर, 5 जुलाई, 2 दिसंबर एंड 8 अप्रैल। यस, 2 दिसंबर को जो है कंप्यूटर लिटरेसी डे मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे भारी धातु कौन सा है? इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे भारी धातु कौन सा है? रीनियम है, प्लेटिनम है, रेडियम, ओस्मियम। अगर ओस्मियम नहीं देगा तो आप प्लेटिनम का आंसर लगा दीजिएगा। अगर प्लेटिनम और ओस्मियम दोनों दे दे आपको, तो आपको ओस्मियम का आंसर लगाना है। क्यों? क्योंकि प्लेटिनम जो है उसके अंदर 6 धातु हैं, उसमें से एक ओस्मियम भी है, और इन 6 धातुओं में से सबसे भारी धातु है ओस्मियम। ओस्मियम की वजह से ही प्लेटिनम का वेट बढ़ता है, समझ रहे हो।
तो इसीलिए तो प्लेटिनम के अंदर 6 धातु हैं, इस 6 में से एक ओस्मियम भी है और ओस्मियम सबसे भारी है, इसलिए सबसे भारी धातु कौन सा है? ओस्मियम। अगर ओस्मियम ऑप्शन ना रहे तब प्लेटिनम का जवाब देना है, क्योंकि आपको जब जाओगे कहीं प्लेटिनम मिलेगा कहीं ओस्मियम मिलेगा, तो अब आपका कंसेप्ट क्लियर है, ये डिपेंड करेगा ऑप्शन क्या मिला है आपको। और अगर सबसे हल्की धातु की बात करें तो लिथियम सबसे हल्की धातु है। लिथियम जो है वो सबसे हल्की धातु, उसका रासायनिक धातु क्या है? उसका रासायनिक सूत्र है Li, और ओस्मियम का रासायनिक सूत्र क्या है? OS। ये भी लिख दिया। तो लिथियम का रासायनिक सूत्र है Li और OS है ओस्मियम का। सबसे हल्की धातु लिथियम, सबसे भारी धातु ओस्मियम। तत्व की बात करें तो सबसे भारी तत्व है यूरेनियम, यूरेनियम सबसे भारी तत्व है। और सबसे हल्का तत्व पूछा तो हाइड्रोजन। लिख लीजिएगा सारा कुछ, ये क्वेश्चन आ चुके हैं ये सब कई बार, है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? पुष्पों का अध्ययन, स्टडी ऑफ फ्लावर, क्या कहलाता है? माइकोलॉजी, ये तो फंगस का अध्ययन कहलाता है। एंथोलॉजी एक्चुअली में यही पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, फ्लावर्स का। पोमोलॉजी के अंदर हम लोग बॉटनी के बारे में पढ़ते हैं, फल या उनका ग्रोथ के बारे में पढ़ते हैं। और ऑफियोलॉजी के अंदर हम लोग सांपों का अध्ययन करते हैं, स्नैक्स का अध्ययन हम लोग करते हैं। चलो, तो आंसर क्या हो गया? एंथोलॉजी में हम लोग पुष्पों का अध्ययन करते हैं, बी इसका राइट आंसर हो गया। चारों को चारों इंपॉर्टेंट आप लिख लीजिए। और ये जो लॉजी है उसके ऊपर यानी अध्ययन पे क्वेश्चन आ ही जाता है। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई थी? ये महान क्रांति क्या था एक्चुअली में ये जानो। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति ये थी, कंप्यूटर को जो है ना, जो संगणक है उसमें नए नए टाइप का कंप्यूटर का बनाना और काफ़ी डेवलपमेंट हुआ था, इसलिए इसको महान क्रांति बोलते हैं। और ये कब आया था? 1960 में, 1972, 1948 या 1959। तो 1960 में आया था। ए इसका राइट आंसर हो गया। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। जीव द्रव्य में अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिकों का अनुपात क्या होता है? ऑर्गेनिक एवं नॉन ऑर्गेनिक इनका, ठीक है। 80-20, 75-25, 81-19, यस 81-19 का अनुपात होता है, जो कि कार्बनिक होते हैं 81 और 19 होता है अकार्बनिक होते हैं 81, 19 होता है कार्बनिक, और टोटल मिलके हो गया 100। चलो, बिल्ली में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? बिल्ली में गुणसूत्र 19 जोड़े होते हैं। तो 19 जोड़ा मतलब क्या होगा? 19 दूनी 38। कौन सा ऑप्शन नंबर डी चला गया? डी इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इंडिया द सीज विदिन पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया द सीज विदिन, इस पुस्तक के लेखक कौन है? MJ अकबर, सुब्रमण्यम जयशंकर, राजशेखर व्यास और नवीन चावला। तो MJ अकबर जो है ना, वो इंडिया द सीज विदिन पुस्तक के लेखक हैं। तो 16 का आंसर हो गया ए, और यही इसका राइट आंसर है। मोतियों का द्वीप किसका उपनाम है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मोतियों का द्वीप किसका उपनाम है? कुवैत, ओमान, बहरीन और यमन। तो बहरीन का नाम है मोतियों का द्वीप, सी इसका राइट आंसर जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला वीडियो जब आने वाला है दोस्तों, अगला वीडियो आएगा कब? फ्राइडे को रात के 8:30 बजे। वेट ज़रूर कीजिएगा वीडियो का, ऐसे क्वेश्चन लेके आएंगे। किसको दक्षिण का ब्रिटेन कहते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दक्षिण का ब्रिटेन कैसे कहते हैं? न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहते हैं, डी इसका राइट आंसर हो गया। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विक्टोरिया जलप्रपात ये कहाँ पर है? देखो, जो वर्ल्ड 7 वंडर्स हैं, जो प्राकृतिक आश्चर्य है ना 7, उसमें से ना एक है विक्टोरिया जलप्रपात भी। और ये आपका जैम्बोजी नदी पे है। जैम्बोजी कहाँ पर? साउथ अफ्रीका में है। तो साउथ अफ्रीका के जैम्बोजी नदी पर है विक्टोरिया जलप्रपात, जो कि विश्व के 7 प्राकृतिक अद्भुत में से एक ये भी है। क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। लखनऊ पैक्ट कब हुआ था? लखनऊ पैक्ट 1911, 1937, 1916, 1920। तो 31 दिसंबर 1916 की बात है, जब हिंदू और मुस्लिम के रिलेशन संबंध को लेके एक प्रावधान लेके एक बैठक हुई थी, उसे लखनऊ पैक्ट का नाम दिया गया। आंसर हो गया 1916। ये बैठक में जो भाग लिया, मोहम्मद अली जिन्ना और बाल गंगाधर तिलक ने मिलकर इसका निर्माण किया, और इसको बोला जाता है INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच का ये एक बैठक था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फ़कीर किसने कहा था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फ़कीर किसने कहा था? देखो, चर्चिल यहाँ पे 2 बार है, यहाँ भी है यहाँ पे। जो वेस्टर्न चर्चिल है इसने ही कहा था, याद रखिएगा। वेस्टर्न चर्चिल ने ही महात्मा गांधी को अर्धनग्न फ़कीर कहा था। ये कौन था? ये ब्रिटेन का PM था, प्रधानमंत्री था ब्रिटेन का। और उनका जो कपड़ा था महात्मा गांधी का, उस कपड़े को देखते हुए इन्होंने इसको महात्मा गांधी को अर्धनग्न फ़कीर का नाम दिया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस मुगल सम्राट ने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी? क्या था अनुवाद विभाग? अनुवाद विभाग था संस्कृत से फारसी में कन्वर्जन का होता है एक तरफ से, कि कोई बुक लिखी है, मान लो कोई बुक है, ये किताब संस्कृत में लिखा पड़ा है, इसको फारसी में बदलना, यही था
अनुवाद विभाग का काम, और ये अकबर के शासनकाल में हुआ था। इसी के अंदर संस्कृत में महाभारत जैसे लिखा गया था, रामायण था, गीता था, पंचतंत्र और अथर्ववेद, ये 5 किताबें फिर से लिख लीजिए। महाभारत, रामायण, गीता, पंचतंत्र और अथर्ववेद, इन 5 को संस्कृत से फारसी में कन्वर्ट किया गया था। अगले क्वेश्चन में आते हैं, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। तो हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था ये महाराणा प्रताप यानी मेवाड़ और अकबर की सेना के बीच हुई थी। फिर से लिख लो, महाराणा प्रताप जो कि मेवाड़ से थे और अकबर की सेना जो मुगल सम्राट था उनके बीच हुई थी। मेवाड़ के जो महाराणा प्रताप थे उनके सेना, उनका जो सपोर्ट था वहाँ के भील जनजाति, क्वेश्चन भी आ चुका है कि भील जनजाति ने किनका सपोर्ट किया था, या महाराणा प्रताप को किसने सपोर्ट किया था, तो भील जनजाति ने किया था। और अकबर की सेना का जो नेतृत्व किया था वो आमेर के राजा मान सिंह ने किया था। मान सिंह द्वितीय मान सिंह फर्स्ट ने किया था, ठीक है। ये अकबर की सेना का नेतृत्व, और ये हुआ था 18 जून 1576 ईस्वी में ये लड़ाई हुई थी, जिसमें अकबर का विजय हुआ था, मुगल सेना का विजय हुआ था। फिर से बताता हूँ, हल्दी घाटी का युद्ध मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच हुई थी। महाराणा प्रताप को भील जनजाति ने सहयोग किया था, जबकि अकबर की सेना का नेतृत्व आमेर के राजा मान सिंह प्रथम ने किया था। यह युद्ध जो लड़ा गया था 18 जून 1576 ईस्वी में लड़ा गया था, और इसमें अकबर विजयी हुआ था। बहुत सिंपल सा पॉइंट था। महावीर के बचपन का नाम क्या था। हमेशा बुद्ध और महावीर के बचपन का नाम पूछते हैं और स्टूडेंट लोग गलती भी करते हैं कन्फ्यूज़न की वजह से। तो वर्धमान महावीर का नाम था और सिद्धार्थ नाम था गौतम बुद्ध का, सिद्धार्थ, ठीक है। ये क्वेश्चन आ चुका है। आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन पे आता है, ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है। तो ये क्वेश्चन जान जाते हैं। 10, 12, 10, 8 और 14, सही जवाब है 10। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट था। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है, 10, 20 इसका राइट आंसर हो गया। तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आज क्लास आपको कैसा लगा, आप क्या क्या सीखे, आप कैसी तैयारी कर रहे हो। अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना। ऐसी वीडियोज़ लेकर हम सप्ताह के 3 दिन आते हैं, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे रात के 8:30 बजे। जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं जहाँ जीके पूछा जाता है उनके लिए टॉप लेवल का क्वेश्चन लेके हम आते हैं, जो एग्ज़ाम में 3 बार या उससे ज़्यादा पूछे गए हैं। चैनल नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको हमेशा मेरा वीडियो दिख जाए और आप मिस ना करो। अगला वीडियो फ्राइडे को आएगा, और अच्छा लगा है तो ये मेरा स्पेशल रिक्वेस्ट है, लाइक ज़रूर करना कि वीडियो अच्छा लगा, और कमेंट में बताना दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल। मुझे वाकई बहुत खुशी मिलेगी, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अपना ध्यान रखें।